Hi guys, how things? Morning, morning. Ah, sound check. Ah, सब ठीक? So, इंडियन इकोनॉमी सोने की चिड़िया थी, सच या व्हाट्सएप ज्ञान? शुरू करें? क्या भारत प्राचीन समय में सच में अमीर था? इस बात का एक उदाहरण देता हूं। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और भारत के एक छोटे से हिस्से को लूटने भर से ही उसे इतना धन मिला कि 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़ों पर लाद कर उसे यह धन ले जाना पड़ा। लूट इतनी बड़ी थी कि नादिर शाह ने वापसी के बाद अपने देश ईरान में 3 साल तक टैक्स माफ कर दिया। काश कोई हमें भी 3 साल नहीं 1 साल का भी टैक्स माफ कर दे, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। इतिहासकार जेम्स फ्रेजर के अनुसार उस समय 70 करोड़ रुपए का धन लूटा गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दिनों हर रुपया असल में 11.5 ग्राम यानी 11.5 ग्राम चांदी का सिक्का होता था। तो 1739 में 70 करोड़ रुपए लगभग आज के 8 बिलियन यूएस डॉलर्स या 67,000 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। ये राशि आज के कई छोटे देशों के पूरे जीडीपी से कहीं ज्यादा है। और याद रहे, ये भारत के एक छोटे से हिस्से दिल्ली से लूटा गया था। तो सोचिए पूरे भारत में कितनी अमीरी रही होगी, कितना धन रहा होगा। पर ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। जैसा कि आजकल कई लोग कहते हैं, बातें नहीं डेटा दिखाओ। तो ये लीजिए डेटा। मशहूर अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक के दिए गए डेटा के अनुसार भारत में ब्रिटिश राज के दौरान की गई लूट और चोरी का मूल्य आज के दौर में करीबन 45 ट्रिलियन डॉलर है। 45 ट्रिलियन डॉलर, जो कि पूरे अमेरिका और चीन के जीडीपी के बराबर है। बहुत लूटा था सालों ने। बहुत से विद्वान इस स्टडी से सहमति रखते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ब्रिटिश राज ने भारत को लूटा तो था, बहुत लूटा था, पर शायद उत्साह पटनायक के अनुमान जितना नहीं, शायद उससे थोड़ा कम लूटा होगा, शायद कुछ ट्रिलियन डॉलर कम। तो चलिए मैं आपको एक और स्टडी से रूबरू करवाता हूं, जिसे लगभग सभी विद्वान यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं। एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे एंगस मैडिसन, जिन्होंने पिछले 2000 सालों के पूरे विश्व की इकोनॉमीज और उनकी जीडीपी की हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च की है। जिन्हें नहीं मालूम, आप सबको तो मालूम ही होगा, जिन्हें नहीं मालूम, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक देश में सारे गुड्स और सर्विसेज का जो भी उत्पादन होता है एक साल में, उसे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए वापस आते हैं एंगस मैडिसन के काम पर। उनका डेटा सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है, ऑनलाइन है, इंटरनेट पे है, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। इसे विश्व की आर्थिक इतिहास पर किए गए सबसे क्रेडिबल स्टडीज में से एक माना जाता है। वर्ल्ड बैंक ने इस स्टडी की पुष्टि की है और इसके डेटा को सही माना है, एंगस मैडिसन के डेटा को। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट पॉल क्रूगमन ने भी हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा के लिए मेडिसिन प्रोजेक्ट का समर्थन किया है। और बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स ने भी, बिल गेट्स का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, उन्होंने भी मेडिसिन प्रोजेक्ट के डेटा को माना है। तो आखिर एंगस मैडिसन क्या कहते हैं? अगर हम जीरो कॉमन ईरा यानी लगभग 2000 साल पहले से 1000 कॉमन ईरा तक के वर्ल्ड जीडीपी डेटा को देखें, मतलब इस 1000 वर्ष का जो रेंज था उसके डेटा को देखें, तो भारत यानी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सिर्फ आज का भारत नहीं, पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख था। वर्ल्ड जीडीपी के लगभग 32%, 32% का भागीदार उतना पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट करता था। आज की तारीख में तुलना करें तो दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी कौन सा है? यूएसए, हाँ, अमेरिका। तो आज के तारीख में अगर तुलना करें तो मेडिसिन प्रोजेक्ट डेटाबेस के अनुसार अमेरिका लगभग 15% वर्ल्ड जीडीपी का योगदान करती है, 15%। और हम यानी भारतीय 1000 साल पहले 32% योगदान करते थे, और वो भी पूरे 1000 साल के लिए, जीरो कॉमन ईरा से 1000 कॉमन ईरा तक।
यूं ही नहीं हमें कहते थे सोने की चिड़िया। पर 11वीं सदी के आसपास हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया, पहले धीरे धीरे, फिर बहुत तेजी से। और इसकी वजह, हमारे सोने की चिड़िया ने एक के बाद एक लगातार विदेशी इन्वेडर्स के हमले सहे और हमारे सुनहरे पंखों को काट दिया गया। पहले तुर्की और तुर्क मंगोल आए और फिर आए यूरोपीय, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, पर मुख्य रूप से अंग्रेज। मैं स्पष्ट कर दूं कि तुर्की और तुर्क मंगोल से मेरा मतलब है वो विदेशी इन्वेडर्स या आक्रांता जिन्हें आज हम दिल्ली सुल्तान या मुगल के नाम से जानते हैं। भारत, जो कभी विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार में सबसे ऊपर था, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। जब हमारे अंतिम विदेशी लुटेरे अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ा, तो देशवासियों को लगा होगा कि हमारे आर्थिक संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और भारत फिर से तरक्की करेगा, फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। विश्व जीडीपी की तुलना में हमारा हिस्सा स्वतंत्रता के बाद भी गिरता रहा। 1980s में हम अपने इतिहास के सबसे निचले पड़ाव पर थे। मतलब इससे ज्यादा गरीब हम कभी नहीं थे पूरे मानव इतिहास में। इससे ज्यादा गरीब हम कभी नहीं थे 1980s में दूसरे देशों की तुलना में। फिर आया 1991 का आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, और हमने अपनी आर्थिक स्थिति को सदियों के पतन के बाद एक बार फिर सुधरते हुए देखा। चलिए इस गाथा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत के 2000 सालों की आर्थिक कहानी को 4 फेजेस में बांटा जा सकता है। पहला फेज जो 0 कॉमन ईरा से 1000 कॉमन ईरा तक की कहानी है, 1000 वर्षों की कहानी है। आइए उसके बारे में सुनते हैं। इस दौर के महान शासकों की गिनती में आते थे गुप्त, चोल, गुर्जर प्रतिहारा, सातवाहन, चालुक्य, पाल, वर्धन इत्यादि, और कई भी थे। इस दौर में भारत इतना फल फूल कैसे रहा था? भारत की जमीन को एक प्राकृतिक वरदान है, भगवान का आशीर्वाद है। 3 दिशाओं में समुद्र से घिरे होने से हमें एक काफी स्ट्रेटेजिक और लंबा सा समुद्री तट मिला है, और अंदर बहती हैं शक्तिशाली नदियां जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार को सस्ता और आसान बनाती हैं। क्योंकि आज की तरह प्राचीन समय में भी व्यापार का मुख्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शिप्स होती थी। वहीं हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी। उसके कारण हमारे पास खाद्य पदार्थ हमेशा सरप्लस में रहते थे, जो कि बहुत थोड़े किसानों द्वारा उगाए जा सकते थे। अब सहारा डेजर्ट में आप कितनी उपजाऊ जमीन मिलेगी आपको, कितना खाना, कितने फसल आप उगा पाएंगे? लेकिन भारत की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि थोड़े से ही किसान पूरी आबादी के लिए अपना एकदम सरप्लस क्रॉप्स उगा सकते थे। इसी वजह से समाज के दूसरे लोग व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कामों पर ध्यान दे सकते थे, जो भारत की इकोनॉमी को और ताकतवर बनाता था। हमारे पास महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज और खानों यानी माइंस का भी भंडार था, जैसे आयरन और इत्यादि, जिनसे उद्योग को आगे बढ़ने का मौका मिला। और साथ ही 2-3 महीने मॉनसून सीजन होने के कारण पानी की सप्लाई बनी रहती थी, और इसके चलते हिंद महासागर में ट्रेड शिप्स को चलने की सहूलियत। लेकिन सिर्फ इन्हीं जरियों से इतना समृद्ध साम्राज्य नहीं बन सकता था। भाई दूसरे भी देश हैं जिन्हें प्रकृति का बहुत वरदान मिला था, लेकिन वो अमीर नहीं बने। प्राचीन भारत के लोग विश्व के सबसे बेहतरीन किसान, व्यापारी, नाविक, उत्पादक, इनोवेटर्स और वैज्ञानिक थे। अब आप सब सोच रहे होंगे विश्व स्तर के किसान, हाँ समझ सकते हैं, पर विश्व स्तर के व्यापारी, नाविक, मैन्युफैक्चरर और वैज्ञानिक हमारे भारत से प्राचीन युग में, ये विश्वास करना मुश्किल लगता है ना? ये इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि आपको इसके बारे में स्कूल की किताबों में ज्यादा सिखाया नहीं गया। कई स्कूल बुक्स ये कहती हैं कि भारत प्रमुख रूप से एक कृषि प्रधान देश था, किसानों का देश था। व्यापार और दूसरे प्रोफेशंस को विदेशी प्रभाव के जरिए से भारत में लाया गया था, कई स्कूल बुक्स ये कहते हैं। लेकिन हाल ही की रिसर्च और स्टडीज के सबूतों ने साफ साफ दर्शाया है कि हजारों साल पहले से ही
भारत दुनिया के सबसे पुराने व्यापारिक और नौसेनाधारी देशों में से एक था। इंडस सरस्वती सभ्यता के दिनों से, मतलब लगभग 5000 वर्ष, शायद उसके पहले से भी। मैं आपको एक लॉजिकल रीजन देता हूं कि कैसे भारत प्राचीन युग में विश्व व्यापार का केंद्र बना। अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल ने इसके बारे में काफी डिटेल में लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं सिल्क रूट का जिक्र करना चाहूंगा, जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। मैंने तो पढ़ा था, आपने भी मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा। ये लेजेंडरी रूट चीन और यूरोप के व्यापारों को आपस में जोड़ता था, जो सेंट्रल एशिया के स्टेप लैंड से होकर निकलता था। इस रूट पर आप सिर्फ ऊंट, घोड़े और बैल पर माल ले जा सकते थे। पर जानवरों के पीठ पर माल ले जाने की भी सीमा होती है। तो क्या इसे बेहतर करने का कोई तरीका था? हाँ, जरूर था। जैसे आज के समय में होता है, प्राचीन समय में भी असली व्यापार, मास ट्रेड, शिप्स पर होता था, क्योंकि एक शिप इतना माल ले जा सकती है जितना एक पूरा जानवरों का काफिला। पर प्राचीन समय में शिप्स के साथ समस्या ये थी कि इंजन्स नहीं थे। आपको तो मालूम ही होगा कि इंजन्स का जो इन्वेंशन है वो तो मॉडर्न जमाने में हुआ। तो उस जमाने में जहाज को या तो हवाओं के दम पे चलाया जाता था या मजदूर और गुलामों के बाहुबल से। आपने विदेशी पिक्चरें देखी भी होंगी, हिस्टोरिकल पिक्चरें, जैसे बेनहर। उसमें बेनहर एक स्लेव था जो गैलीज में ये अपने मतलब बाहुबल से वो और ऐसे कई गुलाम ये जहाज को आगे बढ़ा रहे थे। पर अगर आपको स्कूल की ज्योग्राफी याद हो, अगर आपने क्लासरूम में ज्योग्राफी के क्लास में थोड़ा ध्यान दिया हो, तो सागर पर बहती हुई ट्रेड विंड्स की एक समस्या थी। वो सिर्फ एक दिशा में ही बहा करती थी। इसलिए वो जहाज जो हवा के खिलाफ यात्रा करते थे, उन्हें पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता था, जो ट्रेडिंग को स्लो, मुश्किल और महंगा बना देता था। है ना, प्रॉब्लम हो गई ना, एक ही तरफ में जा रहे हैं हवा। लेकिन एक महासागर है, इनफैक्ट पूरे पृथ्वी में सिर्फ यही महासागर है जहां हवाएं हर साल अपनी दिशा बदलती हैं, और वो महासागर है हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशन। अब आप ऑब्वियसली पूछेंगे, क्यों भाई, इसी जगह पे हवाएं अपना रुख क्यों बदलती हैं? ट्रेड विंड्स बाकी पूरे पृथ्वी में एक ही दिशा में बहती रहती हैं, लेकिन इंडियन ओशन में रुख क्यों बदलती हैं? जवाब है मॉनसून सिस्टम की वजह से। भारतवर्ष में ठंडे के महीनों में हवाएं नॉर्थ ईस्ट से साउथ की ओर फ्लो करती हैं, और गर्मी के महीनों में हवाएं उसके विपरीत दिशा में बहा करती हैं, यानी कि इंडियन ओशन से उत्तर की ओर फ्लो करती हैं। यही हवाएं तो जून, जुलाई और अगस्त और काफी सितंबर में हमारे मॉनसून की बारिश लाती हैं। इस हिसाब से आप सर्दियों में अपना जहाज लेकर निकल सकते थे कार्तिक पूर्णिमा के आसपास, और बारिश में वापस भारत आ सकते थे। बस हवाओं के साथ साथ आपका पूरा काम अपने मॉनसून विंड सिस्टम ही कर देता था, जो भी जहाज निकाल के, शिप निकाल के भारत से जा रहा था और वापस आ रहा था। इससे भारत के व्यापारियों को एक मेजर एडवांटेज मिलता था। भारत ने इंडस सरस्वती सभ्यता के दौरान इलाम, मतलब वो जो प्राचीन ईरान का हिस्सा था, और मेसोपोटामिया, आज के इराक में स्थित, उनसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया। इंडस पैटर्न की मोहरें को इलाम और मेसोपोटामिया की अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर पाया गया है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत की पहुंच और व्यापार दूर दूर तक फैली थी। सिल्वर शेकल्स, जो एक प्राचीन मेसोपोटामियन कॉइन है, ईरानी काउंटर मार्क्स के साथ भारत में पाए गए हैं। साथ ही दस्तावेज दर्शाते हैं कि गंधार से यक्का लकड़ी और हिंदुश से आइवरी का उपयोग ईरान के सम्राट दरायस के आपदनब पैलेस के निर्माण में किया गया। वैसे गंधार, आई एम श्योर आपको मालूम होगा, गंधार वही जगह है जहां से महाभारत के मशहूर पात्र शकुनी के होने का वर्णन है। और एक और मजेदार फैक्ट ये भी है, पहली शताब्दी के दौरान दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक था डमस्कस की तलवार, और वो वुड स्टील हमारे तमिलनाडु से आता था, हमारे तमिलनाडु से। इन सब के अलावा हम दुनिया भर में कई तरह का सामान एक्सपोर्ट करते थे। रोमन एम्पायर भारत के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक था। हम रोम को एक्सपोर्ट तो बहुत करते थे, लेकिन वहां से इंपोर्ट बहुत कम। एक्सपोर्ट्स का भुगतान वो चांदी और सोने की मुद्राओं में करते थे, जो कि भारत में एक्सकवेशन में बड़ी मात्रा में मिलती हैं। व्यापार की मात्रा इतनी ज्यादा थी
कि प्राचीन रोमन नौसेना के सेनापति प्लिनी ने शिकायत की थी कि भारत भुगतान के रूप में हर साल रोम से कम 5 करोड़ की चांदी की मोहरें ले रहा है। सोचिए, 5 करोड़ की चांदी हर साल, वो भी उस जमाने में लगभग 2000 साल पहले। यहाँ तक कि रोमन एम्परर वेस्पासियन ने 70 कॉमन ईरा में भारत के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी, क्योंकि रोम भारत से इंपोर्ट करते करते बेचारा कंगाल होता जा रहा था। व्यापार और व्यवसाय के अलावा भारत में दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय भी स्थित थे, जैसे कि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। ये सब तो आपने अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक में पढ़ा ही होगा। दूर और पास के देशों से विदेशी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। इन यूनिवर्सिटीज के पास दुनिया के सबसे अच्छे टीचर्स थे। साथ ही साथ ये नए आविष्कारों का केंद्र भी बने और हमारे पहले से ही बूमिंग इकोनॉमी को और मजबूत बनाया। हमारे कारीगर, शिल्पकार और लोहार अपने अपने स्किल्स में माहिर थे। उनके बनाए गए सामानों की डिमांड पूरी दुनिया में थी। इन्हीं कारण से पहले मिलेनियम में भारत विश्व जीडीपी के प्रथम पायदान पर था। पर आने वाले दौर की चुनौतियां बहुत अलग थी। अब आते हैं सेकंड फेज, दूसरे फेज में, जो 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक की कहानी है, फ्रॉम द 11th सेंचुरी टू द 17th सेंचुरी। पहले मिलेनियम में भारत आर्थिक और व्यापारिक बुलंदी पर था और इस कारण हमारा देश आक्रांताओं और इन्वेडर्स के लिए भी आकर्षित बन गया। लूटने के लिए बहुत सारा खजाना था ना, और कई कारणों से भारत की आत्मरक्षा करने की क्षमता कमजोर हो गई थी। वो अलग कहानी है। तो हमारी कहानी के इस दूसरे फेज में तुर्की और तुर्क मंगोल ने आक्रमण शुरू किया और भारत का आर्थिक इंजन डगमगाने लगा। ये तुर्की और तुर्क मंगोल वही शासक हैं जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट इतिहासकारों ने दिल्ली सुल्तान और मुगलों का नाम दिया है। इतिहासकार और इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल के अनुसार 12वीं और 13वीं सदी में तुर्की और तुर्क मंगोल आक्रमणों की वजह से कई देशों की आर्थिक स्थिति हिल गई थी। हालांकि सन 1500 तक चीन मतलब चाइना में मिंग डिनेस्टी के बदौलत 25% शेयर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था चाइना, और भारत 32% से 32% से गिरकर 24.5% पर दूसरे नंबर पर आ गया। ये मानव इतिहास में पहली बार था कि भारत अव्वल नंबर से दूसरे नंबर पर गिर गया। तो आखिर भारत का आर्थिक इंजन तुर्की इन्वेजन और शासन के दौरान 11वीं सदी से 12वीं सदी तक क्यों बिगड़ने लगा? इतिहास में पहली बार हमने पहला स्थान क्यों खो दिया? कुछ जवाब यात्रियों के लेखन, उस जमाने के यात्रियों के लेखन जैसे इब्न बटूटा और ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे तारीख फरिश्ता से मिल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ रखना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। तुर्की आक्रमण के युग को कुछ इतिहासकार, मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने इस्लामिक इन्वेजन कहा है। ये वही इतिहासकार हैं जिन्होंने इन्हें दिल्ली सुल्तान और मुगल का नाम दिया है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि भारत के मार्क्सवादी इतिहासकारों ने तुर्की शासन को इस्लामिक इन्वेजन कहा, पर अंग्रेजी शासन को क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं कहा। ऐसा क्यों भाई? शायद मार्क्सिस्ट ने इन विदेशी तुर्कियों और भारतीय मुसलमानों को समान दिखाने की कोशिश की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इसका अंजाम आज के भारत में भी हमें देखने को मिलता है। हमारे पूर्वज इस बारे में एकदम क्लियर थे, स्पष्ट थे। वो इन विदेशी आक्रांताओं को तुरुष्क बुलाते थे, जो तुर्क के लिए संस्कृत शब्द है, मुसलमान शब्द नहीं कहते थे वो। बॉलीवुड मूवीज ने भी इस बात पर भरपूर कंफ्यूजन फैलाया। वो इन दिल्ली सुल्तान और मुगलों को भारतीय एक्टर्स से दर्शाते हैं और उनसे उर्दू बुलवाते हैं। मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह की तरह नहीं दिखता था और अकबर ऋतिक रोशन की तरह नहीं दिखता था। असल में हम भारतीयों को ये तुर्की चीनी जैसे दिखते, चाइनीज जैसे दिखते, पर ये चीनी थे नहीं। वो मध्य एशिया के स्टेप लैंड से आए थे। वो उर्दू नहीं कहते थे, उर्दू में बातचीत नहीं करते थे। उर्दू तो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है। वो तुर्की या फारसी में बात करते थे। हमें कुछ नहीं समझ में आता कि वो बोल क्या रहे हैं। जैसे कई भारतीयों को ये भी समझ में नहीं आता था कि अंग्रेज क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारी भाषा थी नहीं। वैसे ही तुर्की और फारसी भी हमारी भाषा तो थी नहीं।
और इसी तुर्की समूह ने सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि चीन, अरब और यूरोप पर भी आक्रमण किया था और वहां भी बहुत तबाही मचाई थी। खैर, वापस आते हैं भारत की आर्थिक पतन पर। इनके आक्रमण और शासन के दौरान तुर्की ने अनियमित और घोर हिंसा की और पर्याप्त सुरक्षा, स्थिरता और कानून व्यवस्था के लिए कोई सही कदम नहीं लिया। अगर पर्याप्त सुरक्षा ना हो तो उत्पादन और व्यापार कैसे होगा भाई? एक व्यापारी कारवां पर तभी निकलेगा जब उसे जान या लूटमार का खतरा ना हो। अनियमित हिंसा अर्थव्यवस्थाओं के बेसिक सिस्टम्स को तबाह कर देता है, जैसे कि हाल के वेस्टर्न इन्वेजन्स के कारण लिबिया और इराक जैसे भूतपूर्व समृद्ध देशों में हुआ है। और 1000 साल पहले उत्तर भारत में ठीक ऐसा ही हुआ, जबकि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के कारण ज्यादा समय तक स्थिरता और समृद्धि रही। दूसरा कारण, तुर्कियों ने हमारे कई प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा और विक्रमशिला को तबाह कर दिया। इन यूनिवर्सिटीज के प्रभाव के बारे में मैंने पहले इसी पॉडकास्ट में बात की। इस तबाही से शिक्षा और रिसर्च के केंद्रों को एक भारी झटका लगा ही, जिसके साथ प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पर पड़ा। क्यों? क्योंकि इनोवेशन सब हट गए, इनोवेशन सब समाप्त हो गए, तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के लिए जो इन्वेंशंस यूज किए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे, उनका बहाव भी कम हो गया। तीसरा कारण, तुर्की ये सोचते थे कि उनका इस्लाम का इंटरप्रिटेशन उन्हें हर जगह मूर्तियों और मंदिरों को तबाह करने, ध्वस्त करने का हुक्म देता है। अपने जुनून में उन्होंने हमारे कई मंदिरों और मंदिर नगरों को नष्ट कर दिया। इससे देश को धार्मिक और आध्यात्मिक आघात पहुंचा, वो तो हुआ ही, पर इसने हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया। अब आप पूछेंगे वो कैसे? हमारे लिए ये मंदिर नगर सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं थे, ये शिक्षा और व्यापार के केंद्र भी थे। और स्वाभाविक सी बात है कि इस वजह से तीर्थ यात्रियों द्वारा लाए जाने वाले व्यापार पर भी असर पड़ा। सोचिए, आज की अयोध्या को इकोनॉमिक बूस्ट कितना मिला है नए राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से, उसके खुलने से। मंदिरों के टूटने से एक और प्रभाव पड़ा। इतिहासकार संजीव सान्याल का इसके बारे में एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। The reason these temples had so much gold was because ancient Hindu temples functioned as banks. And much of the venture capital that financed these great voyages that the ancient Indian merchants were making to all these faraway lands was financed by these temple banks. We have copper plate contracts, and many of them have survived, particularly in southern Indian temples. Tripartite contracts between the temple, which were providing the finance, the artisan guilds who were producing the goods, and the merchant guilds who were doing the trading. संजीव सान्याल के बात पे मैं अपनी एक और बात जोड़ लेता हूँ। इस टेम्पल इकोनॉमी के कारण ही, इसके लाभ के कारण ही वहाँ के उस समय के नगर और नागरिकों को कई सुविधाएं मिलती थी, जैसे पानी के लिए कुंड, गरीबों के लिए भोजन और इलाज की व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार इत्यादि। जब इन मंदिरों और केंद्रों को तुर्की इन्वेडर्स ने तबाह कर दिया तो उन्होंने सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि गरीबों की मदद के लिए दान पुण्य की व्यवस्था को भी उजाड़ दिया। चौथा कारण, तुर्की आक्रांताओं ने, इन्वेडर्स ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना कि उनके पूर्व भारतीय राजाओं ने किया था। उदाहरण के तौर पर चोलों ने दक्षिण भारत में नहरों का जाल बिछाया और कई नहर आज भी चल रहे हैं, पानी अभी भी बह रहा है उनमें। राजा भोज ने मध्य भारत में कई बांध बनाए और उनमें से कुछ बांध और कुछ तालाब तो आज भी जीवित हैं, जैसे भोपाल में। और मौर्य काल के पहले उत्तर पथ और दक्षिण पथ की महान सड़कों का निर्माण हुआ। फिर मौर्यों, गुप्तों और अन्य साम्राज्यों द्वारा उनका और विस्तार हुआ। परंतु तुर्की शासकों ने भारत की असीम दौलत को सिर्फ खुद के लिए आलीशान महलों और मकबरों के निर्माण पर ही खर्च कर दिया, फूंक दिया। ये महल और मकबरे आज भले ही टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, ये मानता हूँ,
पर उस समय अर्थव्यवस्था सुधारने और गरीबों की मदद करने के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, नहर और विश्वविद्यालयों में निवेश करना अनिवार्य था। तुर्की काल के शासकों में एक एक्सेप्शन भी है, शेर शाह सूरी। नाम तो सुना होगा आपने, इतिहास के पन्नों में पढ़ा भी होगा अपने टेक्स्ट बुक्स में। शेर शाह सूरी ने उत्तर पथ को ठीक कर पुनः स्थापित किया, जो आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह भी नोट करना चाहिए कि शेर शाह सूरी तुर्क नहीं था, बल्कि अफगान पश्तून यानी एक पठान था। इन सब का मिला जुला प्रभाव ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती गई, खासकर उत्तरी भारत की, जहां 11वीं सदी से तुर्की शासन था काफी इलाकों में। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य हर तरीके से फल फूल रहा था। चीन के बीजिंग के बाद विजयनगर शहर है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और सबसे अमीर शहरों में से एक। पर 1565 कॉमन ईरा यानी 1565 में फारसी और तुर्की दक्कन सुल्तानों द्वारा विजयनगर की तबाही के साथ भारत का आर्थिक पतन जारी रहा। हमारे ग्लोबल जीडीपी का शेयर 32% 32% से गिरकर 22-23% तक आ गया, 22-23% तक आ गया, गिर गया वहां तक, और हमने विश्व अर्थव्यवस्था में अपना प्रमुख स्थान को खो दिया और इतिहास में पहली बार अव्वल नंबर से हम दूसरे नंबर पर गिर गए। मगर अफसोस, अभी तो हमारी आर्थिक तबाही शुरू ही हुई थी और अब तक का सबसे बुरा समय आने वाला था, क्योंकि अब आई अंग्रेजों की बारी। ये था भारतीय अर्थव्यवस्था का 2000 साल का सफर। पहले एपिसोड में पहले 2 फेजेस में हमने जाना प्राचीन भारत और तुर्की कॉलोनियल पीरियड की कहानी। अगले एपिसोड, दूसरी एपिसोड में हम जानेंगे अगले 2 फेजेस, अंग्रेजी कॉलोनियल रूल और आजादी के बाद की कहानी। Stay tuned. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.